अबाउट द एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड हम लोगों ने ऑलरेडी फोर्थ ऑसिलेशन में काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया है, उसी के जस्ट कंटिन्यूएशन में हम लोग आज पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। ठीक है ना। तो एट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जो कंपेरेबल विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी द एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के फिनोमेना को क्या बोल देते हैं हम लोग, इस फिनोमेना को एम्पलीट्यूड रेजोनेंस बोल देते हैं। और जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको क्या बोल देते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे ऑलरेडी डिराइव किया था ये एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन। एम्पलीट्यूड ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू एफ नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने डिराइव किया था जब इक्वेशन ऑफ मोशन का सोल्यूशन कर रहे थे। ठीक है ना। तो उससे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है ये। तो अब हम लोग को देखना है कि एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होना है तो जो डिनोमिनेटर है उसको क्या हो जाना चाहिए, मिनिमम हो जाना चाहिए। दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है, द एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, द एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम इफ जो डिनोमिनेटर है ये ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर ये क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, इज मिनिमम, ये मिनिमम हो जाए। ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी पी ऑफ दिस ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो कर देंगे इसको। तो अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये एक आ जाएगा इंटू 2p का तो माइनस 2p हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा प्लस 4r स्क्वायर इंटू 2p इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर ये इतना बच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि p की वैल्यू कितनी आती है, p इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा दीजिए तो p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ये इक्वेशन मान लिया 2। ठीक है। ये इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 2 है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज गिवन बाय, शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द applied force is given by, क्या होगा, मान लो इसको n डैश से रिप्रेजेंट करते हैं तो p अपन 2 पाई हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर अपन 2 पाई। तो ये हमारा किसके केस में आया, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में, फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन, फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में आया। और हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा अपॉन 2 पाई विच इज लेस देन ऑफ दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
ठीक है ना। एंड एज वेल एज, और डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान 2 पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2r है, 2r स्क्वायर है, यहाँ पे r स्क्वायर है। सो फोर्स्ड ऑसिलेशन में 2r स्क्वायर आता है, और डैम्प्ड वाले के केस में r स्क्वायर आता है। ये एक ध्यान रखने वाली चीज है। सो व्हाट इज द कंडीशन? सो दिस फ्रीक्वेंसी, this force oscillation frequency, this n dash is known as resonant frequency, and is less than the natural frequency, and also slightly less than the damped फ्रीक्वेंसी। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी से भी ये कम होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हम एक निकल के आ रही है यहाँ पे। सो वन मोर थिंग, इफ आर क्या हो जाए, आर इज वेरी स्मॉल, आर बहुत छोटा हो जाए, देन क्या होगा? देन फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से P क्या हो जाएगा? P इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस इन दिस केस क्या हो जाएगा? द एम्पलीट्यूड रेजोनेंस अकर, द एम्पलीट्यूड रेजोनेंस occur when the frequency of the impressed force coincide with natural frequency of the oscillator, ठीक है। अगर ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कोइंसाइड कर जाए विथ द फोर्स, इम्प्रेस्ड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों कोइंसाइड कर जाए, तब वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए आप लोग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जानते हैं कि dy/dp, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन हम लोग निकाले, तो यहाँ पे अगर r क्या हो जाए, इज वेरी लेस देन 1 हो जाए, मतलब बहुत छोटा हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा ये वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर वाला, तो अंडर रूट है तो p इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। अब इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन द response of resonance, effect of damping on the response
एट रेजोनेंस, ये इस पे देखते हैं। तो फ्रॉम फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या था, ए इक्वल टू एफ नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ये था। अब इसमें कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमा की पुट कर देंगे, पुटिंग द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी गेट ए मैक्स इक्वल टू एफ नॉट 2r आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। ये एक कंडीशन आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन। So from this equation it is clear that maximum amplitude depends on r, r पे डिपेंडेंट, ठीक है। नाउ इफ r क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन क्या हो जाएगा, a मैक्स क्या हो जाएगा, 10 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये बहुत हाई एम्पलीट्यूड आ जाएगा अगर r की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो a मैक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब जस्ट हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या देखा। जो कि हम लोग जो फोर्स ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे उसी की कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया, और इसके बाद देखा कि जो हमारे इक्वेशन थे उसमें से कुछ हम लोगों ने लिया है यहाँ पे डायरेक्टली, जो कि आप लोग देख सकते हो फोर्स ट्रांसलेशन में जाके। सो एट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कंपेरेबल विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी द एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो दिस फिनोमेना क्या कहलाता है, दिस फिनोमेना कहलाता है एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। एंड एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है, उसको क्या बोल देते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये उसकी जस्ट डेफिनेशन हो गई। तो एम्पलीट्यूड आप लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर्स पे हम लोगों ने डिराइव किया था फ्रॉम लास्ट लेक्चर। लेक्चर ए इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन निकालना चाह रहे हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम की, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए आप लोग जानते हैं कि उसका डेरिवेटिव क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर का मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग मिनिमाइज करेंगे, देखेंगे क्या कंडीशन, डी बाई डी पी ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर का इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जस्ट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो ये 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू फिर क्या होगा, 2p का होगा, तो 2p का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का माइनस 2p हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 4r स्क्वायर इंटू
पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, देखिए ये p इस p कैंसिल हो जाएंगे, 2p अगर हम लोग पूरे होल इक्वेशन से निकालना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, यहाँ पे 2r स्क्वायर बच जाएगा, ये दो दिन चार, चार कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा क्या, 2r स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर p की वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो p क्या हो जाएगा, ओमेगा को इधर रहने दीजिए, 2r को इधर ले आइए, पी स्क्वायर को उधर ले जाइए, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जो हम लोग डैम्प्ड वाले में देख रहे थे, डैम्प्ड वाले में यहाँ पे आर स्क्वायर के टर्म आ रहा था, जबकि यहाँ पे 2r स्क्वायर आ रहा है, ये एक बस ध्यान देने वाली बात है, और बाकी बाकी सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो अगर अगर इसमें एक कंडीशन देखते हैं कि अगर r बहुत छोटा हो जाए, तो अगर r छोटा हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, इफ r इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, आर इज वेरी स्मॉल, देन क्या हो जाएगा, हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो p क्या हो जाएगा, p इक्वल टू सिंपल ओमेगा हो जाएगा। तो जो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो उसी हमारे, और जो हमारे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम हो गए, मतलब यहाँ पे एक रेजोनेंस हो गया। तो हम लोग फिर डिफाइन किए कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है वो जिसको एन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी p इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर अपन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ओमेगा ओमेगा रखे थे और p दोनों सेम है, ठीक है ना, ओमेगा अपन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा अपन 2 पाई, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फोर्स ऑसिलेशन के केस में, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या डिफाइन करते थे, ओमेगा अपन 2 पाई, ठीक है। डैम्पिंग के केस में हम लोग का क्या आया था, ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपन 2 पाई आया था, ठीक है ना। तो इसमें भी ये ध्यान देने वाली बात, 2r स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, फोर्स ऑसिलेशन में 2r आता है, ठीक है। अब ये कंडीशन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दिस। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं कि एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कब होगा, जब हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इम्प्रेस्ड फोर्स कोइंसाइड विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब भी कोइंसाइड कर जाएगा तो वहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन हम लोग को मिल जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन द रेस्पॉन्स एट रेजोनेंस। तो डैम्पिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम लोग जो हम लोग एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन किए थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैक्सिमम कंडीशन पुट करेंगे। तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या था, एफ नॉट अपन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर था, ठीक है ना। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ठीक है ना, पहले। तो अगर पुट कर देंगे तो हम लोग का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आ रहा है, ए मैक्स इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 2r प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द आर एंड पी, ठीक है ना। तो ये आर एंड पी दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे इक्वेशन में, ठीक है ना। शो अगर r की वैल्यू यहाँ पे हम लोग मान लें कि r इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो a मैक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हम लोग फोर्स ऑसिलेशन का यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इसके आगे भी हम लोग थोड़ा सा कुछ डिस्कस करेंगे हाफ बिट एंड ये नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। सो आज हम लोग जस्ट एक बार क्विकली देख लिए इसको कि हम लोगों ने एम्पलीट्यूड रेजोनेंस देखा। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस में हम लोगों ने जो एम्पलीट्यूड का फार्मूला था वहाँ से लेके चले, इसके बाद फिर उसको मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन देखे, और इसके बाद फिर अगर हमारा
एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कब होगा, जब हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों कोइंसाइड कर जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। फिर इस पे इसके बाद हम लोगों ने देखा इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए देखा, और इसके बाद फिर ए मैक्स देखा कि किस पे डिपेंड करता है, ए मैक्स डिपेंड्स ऑन दी आर एंड पी फैक्टर, ठीक है। सो अगर आर इक्वल टू जीरो हो जाए तो ए मैक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हम लोगों ने तीन कंडीशन यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। सो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि इसके आगे हम लोग जो हाफ बिट्स वाला फार्मूला है उसको डेराइव करेंगे। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।